स्टूडेंट्स, मैं आज इस क्लास में आपसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी के लिए कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, या अनुबंध या ठहरावों का वर्गीकरण। उसमें पहला होता है वैध ठहराव या अनुबंध, वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। आप इस बात को जानते हो कि एग्रीमेंट तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है, तो वो एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। और एग्रीमेंट केवल और प्रस्ताव और स्वीकृति का टोटल होता है, चाहे वो काम लीगल हो, इलीगल हो, चाहे वो अलाउ किया गया हो, नहीं किया गया हो, चाहे अनुबंध करने की क्षमता उस व्यक्ति में हो या न हो। एक व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा, दूसरे व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, तो वो एग्रीमेंट फॉर्मेशन हो जाता है। और लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो कि एग्रीमेंट कानून के जरिए क्रियान्वित कराया जा सकता है, यानी उसमें लीगलिटी का एस्पेक्ट होना आवश्यक है। तो एक वैलिड एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी तात्पर्य यह है कि एक वैध जो ठहराव होता है उसको कानून के जरिए इन्फोर्स कराया जा सकता है, इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, इसलिए वो अनुबंध बन जाता है। तो वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दोनों वाइस वर्सा है, दोनों एक ही चीज़ है, यानी जिसको कानून की नज़रों से क्रियान्वित कराया जा सकता है वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक तो अनुबंध का ये प्रकार हो गया। दूसरा आता है व्यर्थ या शून्य ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड या null, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2 सब अंडर सेक्शन जी के अनुसार जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते वह व्यर्थ ठहराव होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जो कि कानून के जरिए आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते उनको हम व्यर्थ ठहराव कहते हैं, यानी उनका कानून के नज़र में कोई अस्तित्व नहीं होता है, कानून के नज़र में किसी भी पक्षकार के कोई दायित्व पैदा नहीं होते हैं, और ऐसे अनुबंध शून्य, null, void, बेकार होते हैं, उनका कोई महत्व कानून की नज़र में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स व्यक्ति है, उसने वाई व्यक्ति जो कि अवयस्क है, जिसको अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, उसके मकान को गिरवी रखकर उसने 1 लाख रुपए दे दिए, तो यह अनुबंध व्यर्थ है। कारण क्या है कि वाई व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति के मकान को एक व्यक्ति गिरवी नहीं रख सकता और उसको अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं है। जब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो उसके द्वारा किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। और अगर उसने वाई को पैसे दे दिए, अगर वाई पैसा भुगतान नहीं करे तो ऐसी स्थिति में रिकवरी के लिए कोई लीगल कार्यवाही एक्स वाई के खिलाफ नहीं कर सकता। इसलिए कानून में प्रोविजन है कि किसी अवयस्क को आपने अगर पैसे उधार दे दिए और उससे रिकवर नहीं हो पाए तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये एक तरह से वॉइड एग्रीमेंट ही है। और अगला होता है व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 अंडर सेक्शन जे के अनुसार एक अनुबंध को राजनियम से प्रवर्तित होने से जब वह रुक जाता है तो वह व्यर्थ हो जाता है। कोई अनुबंध किसी अनुबंध की परिस्थितियों में चेंज होने के कारण, परिस्थितियों में परिवर्तित होने के कारण वह इंप्लीमेंट होने से रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यर्थ अनुबंध हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स फिल्म मेकर है, फिल्म बनाता है, वाई फिल्म एक्ट्रेस है, उसने फिल्म में एक्टिंग करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया फिल्म निर्माता से। एक्टर ने फिल्म में कार्य करने के लिए एक्टिंग करती है, डांस करती है, अब सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, कोई इलीगलिटी नहीं है, दोनों में अनुबंध करने की क्षमता भी है, प्रतिफल भी है, सब कुछ है, कोई इलीगलिटी नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन परिस्थितियों में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि वाई जो फिल्म एक्ट्रेस है उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में टांग इतनी डैमेज हो गई कि टांग को काटना पड़ा। अब नाउ शी इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म एक्टिंग, वह एक्टिंग करने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्योंकि
परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण उस अनुबंध को परिवर्तित कराया जाना, क्रियान्वित कराया जाना संभव नहीं है। तो इस तरह का जो अनुबंध होता है वो परिस्थितियों में परिवर्तन होने की वजह से क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता, इसलिए ये व्यर्थ अनुबंध बन जाता है। ये व्यर्थ अनुबंध है। प्रारंभ में ये सही था, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं थी, कोई इसमें ऐसी संभावना नहीं थी, लेकिन बाद में परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और उसकी वजह से उसका इन्फोर्समेंट, उसका क्रियान्वयन रुक गया, तो ऐसे अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध कहलाते हैं। तो खास बात यह है कि व्यर्थनीय अनुबंध और व्यर्थ ठहराव में अंतर क्या है। व्यर्थ ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित ही नहीं कराया जा सकता, उसके अंदर इलीगलिटी का एलिमेंट शुरू से ही रहता है। जैसे किसी के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव, किसी के बिजनेस में रुकावट डालने का ठहराव, किसी के लीगल काम में रुकावट डालने के ठहराव, अवैध के द्वारा किए गए ठहराव, या जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है उस व्यक्ति के द्वारा किए गए ठहराव, ये ठहराव शुरू से ही अपरिवर्तनीय होते हैं, परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते, इसलिए व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। जबकि व्यर्थ अनुबंध वैध होता है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तित होने की वजह से उसको इंप्लीमेंट कराया जाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो व्यर्थ घोषित हो जाता है। तो व्यर्थ ठहराव जो होते हैं वो प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन होने की वजह से उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन रुक जाता है, इस वजह से वो व्यर्थ हो जाता है। अगली बात है कि रेस्टिट्यूशन। जो व्यर्थ ठहराव होते हैं उसमें रेस्टिट्यूशन स्वीकार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी माइनर को आपने पैसा उधार दिया और वो व्यर्थ ठहराव कहलाएगा, क्योंकि माइनर से किया गया ठहराव शुरू से प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, वॉइड एमिनिशन होता है। आपने ठहराव किया, उसको पैसे उधार दिए, वो पैसा नहीं लौटा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, जबकि व्यर्थ अनुबंध बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन होने की वजह से व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ ठहराव किन किन परिस्थितियों में होगा, इसका उल्लेख इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया है। जैसे किसी में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं हो, कि किसी के व्यापार में रुकावट डालने के ठहराव, विवाह में रुकावट डालने के ठहराव, ये व्यर्थ नहीं होता है। यानी कौन कौन परिस्थितियों में व्यर्थ ठहराव होंगे उनका उल्लेख इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया है, जबकि व्यर्थ अनुबंधों का ठहराव कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ये तो एट रैंडम इमरजेंसी सिचुएशन में कोई परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हो जाए और उनको इंप्लीमेंट कराया जाना संभव नहीं हो तो व्यर्थ अनुबंध हो जाता है। कई बार व्यर्थ ठहराव परिवर्तित नहीं कराने के साथ साथ वो ठहराव अवैध भी होते हैं, इलीगलिटी का एलिमेंट भी पाया जाता है। जबकि व्यर्थ अनुबंध में इलीगलिटी नहीं होती है, परिस्थितियों में परिवर्तन, सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस होता है, उसकी वजह से वो व्यर्थ अनुबंध हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इश्यूज एग्जाम्स में अमूमन पूछे जाते हैं कि व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध क्या होते हैं। दोनों डिफरेंट चीज है। व्यर्थ अनुबंध प्रारंभ में लीगल होता है, उसमें लीगलिटी का तत्व बाद में भी नहीं होता है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कराया जाना संभव नहीं होता है, इस वजह से वो व्यर्थ हो जाता है। थैंक यू।